ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज आरएन सहगल। और यार आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरा पूरा खत्म कर रहे होंगे विद इन 20 मिनट्स। हम इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम सब कुछ कवर कर देंगे यार। इस वीडियो को देखने के बाद में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे जंप कर सकते हो यार। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। यहाँ पे सी है स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। म्यू हमारा है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हमारा है वेवलेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। देखो यार, इसके अंदर बेसिकली कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। अब सबसे पहले इसको याद करने का तरीका सुनो ध्यान से। क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। ठीक है, मैंने ऊपर ये निमोनिक लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, इसको तुम याद कर लेना। अब ध्यान से सुनो, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, यानी कि आप जब कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ जाते हो, आपका वेवलेंथ बढ़ता है और आपकी फ्रीक्वेंसी होती है कम। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कॉस्मिक रेज का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है और रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और, इस विजिबल रीजन के अंदर भी वेब ग्योर आता है। ठीक है, और आप जब वेब ग्योर से लेफ्ट टू राइट जाते हो तो भाई आपका वेवलेंथ बढ़ता है और जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाता है। ये चेक कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करते हैं। E इक्वल्स टू hc/λ। यहाँ से आप c/λ को लिख सकते हो म्यू। ठीक है, ये चीज़ मैंने कैसे लिख दी, यहाँ से ड्राइव कर देता हूँ। म्यू इक्वल्स टू c/λ होता है। ठीक है, तो यहाँ से उठा के आप यहाँ पे डाल दो एंड आपका सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि hc को अगर मैं 12,400 लिख दूँ तो और ये नीचे आएगा, क्या बोलते हैं, लैम्डा, है ना। तो अगर ये लैम्डा जो है ये अगर एंगस्ट्रॉम के अंदर है तो हमारी एनर्जी आएगी इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। कोई बच्चा बोलते नहीं भैया मेरे को नहीं एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए जूल के अंदर। कुछ नहीं करना, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगर तुम चाहते हो कि एनर्जी तुम्हें इलेक्ट्रोवोल्ट में ना मिले, तुम्हें जूल में मिले, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इस एनर्जी को इनटू दिस चीज़ कर दो। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर जूल में आ जाएगा। सिंपल। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है तुम्हें आने चाहिए, ये है कुछ लिखे हुए, सुनते जाना। 1 म्यू मीटर इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर के अंदर होता है 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स 10⁻12 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻15 मीटर। आगे चलते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना। देखो समझो, एक ऐसा समझ लो कि एक लेट से मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, कोई भी आप एटम ले लो, तो अगर मैं उसको एक्स बोल रहा हूँ ना, सुनना, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि ऊपर हम लिखते हैं उसका एटॉमिक मास, मैं समझाऊंगा, और नीचे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। इट इज़ लाइक AXZ। ठीक है, अब भैया मुझे याद कैसे होगा यार कि ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। उसके लिए भाई मैंने तुम्हारी ट्रिक बनाई छोटी सी। क्या, सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस AXZ को AXZ से याद मत करना, तुम याद करो MAN से। किससे याद करोगे? MAN से। ठीक है, A का मतलब क्या है? एटम। ठीक है, M का मतलब क्या है, यानी कि एटम के ऊपर जो M लिखा हुआ है, M का मतलब है एटॉमिक मास। M से मतलब मास, ऐसा याद रखना है ना। और N का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, बात समझ गए? ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, सुनना, 12 6 6 है। ठीक है, ये है C जो है वे मेरा कार्बन है, वो सॉरी एटम है। 12 मेरा एटॉमिक मास है और 6 मेरा एटॉमिक नंबर है। समझ के बात को? आगे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से कुछ बातें हैं। क्या, ये जो मेरा A है, अब देखो मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता दी, बट आपको याद इसी तरह से करना है कि AXZ। क्लियर है? बढ़िया। अब सुनो, यहाँ पे जो A होता है हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ऊपर जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे चलते हैं। Z क्या होता है? Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसलिए हम उसको जनरली Z बोलते हैं। क्लियर है? बढ़िया, आगे चलते हैं। एक बात और, अगर मैं A - Z करता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। क्लियर है? अब आप इन चीज़ों को याद करना। आगे चलते हैं। एक छोटा सा टेबल है, क्या होते हैं भाई? 5 चीज़ें होती हैं। कौन सी? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडाइफर्स, आइसोटोन्स एंड आइसोटर्स। यहाँ समझना, आइसोटोप्स और आइसोबार्स एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट है, समझते जाना। देखो, और इसमें होता क्या आइसोटोप्स के अंदर कि एटॉमिक नंबर, जैसे कि कोई 2 स्पीशीज मैं आपको दे दूंगा, A और B। ठीक है, अब इस A और B, क्या ये दोनों आइसोटोप्स हैं? जरा देखते हैं क्या होता है। अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि अगर उनका एटॉमिक नंबर इक्वल है बट उनका एटॉमिक मास इक्वल नहीं है, देन दे आर आइसोटोप्स। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। चेक करो, इनका जो नीचे वाला है, यानी कि नीचे वाला क्या होता है भैया? नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर। इनका अगर एटॉमिक नंबर बराबर है देन दे आर आइसोटोप्स, है ना। अगर एटॉमिक मास अनइक्वल है देन दे आर आइसोटोप्स, है ना। यानी कि एटॉमिक मास मतलब क्या है? ऊपर वाला अलग है, देखो 12 13 14 अलग अलग है ना, तो ये एक दूसरे के आपस में क्या है? आइसोटोप्स। समझ गए? आइसोटोप्स में उल्टा होता है, एटॉमिक नंबर बराबर नहीं होता लेकिन एटॉमिक मास बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के समझ लो, ये देखो, चेक करो, है ना, ऊपर वाला सेम है, यानी कि क्या भाई? एटॉमिक मास सेम है। चेक करो, एटॉमिक मास ऊपर वाला होता है और वो भाई सेम है।
है ना। ऐसे ही नीचे वाला अलग अलग है, 1 और 2 अलग अलग होते हैं ना भाई। तो ये होता है एटॉमिक नंबर, जो नीचे होता है एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर हमारा इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं कि अगर कोई मेरे पास अगर दो स्पीशीज हैं ए और बी, ठीक है, अब इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बराबर हैं देन दे आर आइसोडाइफर्स। जैसे कि एग्जाम्पल समझना, ये और ये चेक करते हैं, सुनते जाना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालते हो भाई, ये देखो लिखा हुआ है ए माइनस जेड। ए माइनस जेड का मतलब क्या है इस वाली स्पीशीज के लिए कि 11 माइनस 5, यानी कि ए माइनस जेड विल बी 11 माइनस 5, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, है ना। माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भैया प्रोटॉन्स कहाँ पे लिखे होते हैं, प्रोटॉन्स लिखे होते हैं जेड यानी कि नीचे। तो भाई 5 माइनस 5, समझ गए, मतलब 11 माइनस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। ऐसे ही सिमिलरली इसके लिए निकालोगे, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे 13 माइनस 6 और माइनस 6 इक्वल्स टू 1। क्लियर है। दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं, 1 है, चेक कर लो, है ना। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स। आई रियली होप तुम समझ गए होगे। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है मेरे भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनका बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल समझ लो, देखो ये दो स्पीशीज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, चेक करो, ए माइनस जेड, है ना, यानी कि 3 माइनस 1 विल गिव यू 2, ऐसे ही 4 माइनस 2 विल गिव यू 2। दोनों का 2 आंसर आ रहा है, यानी कि ये क्या है, आइसोटोन्स है, समझ गए। अच्छा आइसोटर्स क्या होता है यार, आइसोटर्स क्या होता है कि उन दोनों स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो भी बराबर होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी बराबर होंगे। जैसे कि समझाता हूँ, सुनते जाना, डरना नहीं है, अपने कर देंगे। CO2 और N2O है, ठीक है। CO2 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताओ, एक C है और 2 O2, यानी कि 3 हो गए, बढ़िया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालते हो, कार्बन के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर एंड साथ में 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 8 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 22 इलेक्ट्रॉन आपके आ गए, ठीक है। ऐसे ही आप N2O का निकालो, N2O के अंदर कितने एटम्स है, 2 N है और 1 O है, यानी कि 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपको निकालोगे तो N के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और 2 N है, तो भाई यहाँ पे 2 आ गया प्लस 8, क्योंकि 8 इसका इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के अंदर। ऐड करोगे 22 आ जाएगा, दोनों 22 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये आइसोटर्स हैं। आगे चलते हैं। बोहर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात समझो कि ये जो बोहर्स थ्योरी थी भाई, ये फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही अवेलेबल थी। जैसे कि सुनना, अगर हाइड्रोजन है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, चल जाएगा। He प्लस है ना, He का होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, मतलब इसके अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से भाई मैंने प्लस कर दिया, है ना, तो यानी कि भाई मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया He के अंदर से, तो भाई कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन ही बचा, यानी कि भाई अब ये He प्लस जो है ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। समझ गए बात को। ऐसे Li2 प्लस भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब समझो ये बोहर्स थ्योरी कहती है क्या, मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ क्या, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, समझा देता हूँ, कुछ नहीं है, आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, दैट्स इट, सुनते जाना। एंगुलर मोमेंटम हमारा होता क्या है, MVR, ठीक है। तो भाई MVR इक्वल्स टू NH/2π। यहाँ पर n क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे हमने लिखा है भाई इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे अब देखो, ये एक काइंड ऑफ आपके लिए डायग्राम है, सुनना। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना भाई, ये किस रेडियस में घूम रहे हैं, उनका भी उसका एक वो है मतलब पैरामीटर है, जैसे कि R इक्वल्स टू R0 n²/z। R0 को हम बोलते हैं 0.053, ठीक है। n² क्या है भाई, n इज बेसिकली शेल नंबर और z है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया इसके अंदर कि भाई m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस जिसमें वो घूम रहा है, ठीक है। और बाकी आपको बताइए कि n क्या है, वही इंटीग्रल मल्टीपल। क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा अब ध्यान सुनना, ओके ये हो गया हमारा रेडियस हो गया, ध्यान से सुनो। रेडियस जो आता है वो आता है एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। वेलोसिटी भाई कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, v इक्वल्स टू 2.18 × 10⁻⁶ z/n। z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, और n क्या है हमारा शेल नंबर। क्लियर है, ये v मैं आपको बता रहा हूँ, ये आएगा मीटर/सेकंड के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। टोटल एनर्जी, ठीक है, वो होता है -13.6 z²/n², ठीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 के बराबर होती है, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है एज इट इज। आगे चलते हैं। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z², ठीक है। यानी कि अगर मैंने शेल नंबर बढ़ा दिया तो भाई टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा। और कितनी लॉजिकल बात है भाई, सोचो ना, अगर एक फर्स्ट ऑर्बिट में जो ये घूम रहा है उसमें टाइम लग रहा है इसको 1 सेकंड, तो भाई थर्ड ऑर्बिट बड़ा है ना, तो भाई इसलिए इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। लॉजिकल बात है, बढ़िया। आगे चलते हैं। और टाइम पीरियड ऑब्वियसली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, आपको सबको पता है। आगे चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 z², ठीक है। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी एज इट इज। एक्साइटेशन एनर्जी इज 13.6 z²,
1 माइनस 1/n²। ठीक है जी, बात समझ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो यार, जैसे ना तुम्हारा सवाल डायरेक्टली यहीं से पूछ सकते हैं, ठीक, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ईजी सा है, सुनते जाना। ये आपको कुछ एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक क्या बोलते हैं, एक एटम के अंदर कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, अब समझना। n=1 को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। n=2 को बोलते हैं बामर। अब देखो एक बात समझना, अगर लेट्स से, सुनते जाना, अब अगर यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, और वो कूद कर एक्साइट मतलब डी एक्साइट होकर यहाँ पे गिरता है, तो जितने भी एटम्स, भले यहाँ से कोई गिरे, भले यहाँ से कोई गिरे, भले यहाँ से कोई गिरे, अगर वो n=1 पर गिर रहे हैं तो मैं उसको बोलूँगा भाई वो लाइमन सीरीज है। बात समझ आई? अच्छा जी, इसका मतलब क्या ये है भैया, सुनते जाना, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से मतलब किसी भी एनर्जी लेवल से अगर यहाँ पर कूदे, कोई भी यहाँ पर कूदे, कोई भी यहाँ पर कूदे, मतलब यानी कि n=2 के अंदर कूदे, तो क्या मैं उसको बामर सीरीज बोलूँगा? बिल्कुल मेरे भाई, हम उसको बामर सीरीज बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ही करके सुनते जाना, आराम से सुनते जाना। ऐसे ही अगर थर्ड पे कूदता है तो हम उसको बोलते हैं पास्टन, फोर्थ में कूदता है हम उसको बोलते हैं ब्रैकेट, फिफ्थ में कूदता है हम उसको बोलते हैं फंड। ठीक है, ध्यान से, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये आती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर, बामर आता है विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है, और लाइमन आता है यूवी रीजन के अंदर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं। A=, हाँ जी, और अच्छा यहाँ पे बेसिकली आपके पास 3 फॉर्मूला मैं आपको देना चाहता हूँ, सुनते जाना आराम से। यहाँ से सुनते जाओ, यहाँ से एक सेकंड रुकना भाई, सो सॉरी, एक सेकंड बस। हाँ भाई, अब सुनो, ठीक है, ओके। सो हाँ, अब देखो भाई, यहाँ पे एक जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदा, ठीक है, तो डेफिनेट जब वो कूदेगा तब भाई वो कुछ एनर्जी निकालेगा, है ना। और वो जो एनर्जी के अंदर कुछ वेवलेंथ होती है ना भाई, वो वेवलेंथ का मैं आपको फॉर्मुला दे रहा हूँ, वो क्या होता है, 1/λ = RH² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ पे n1 और n2 क्या है, बहुत आसान है। अगर 4 से 1 पे कूद रहा है तो भाई, तो जहाँ पर आ रहा है दैट इज n1, और जहाँ से कूद रहा है वो n2 है। समझ गए बात को? मैंने हर एक चीज़ आपके लिए लिखी हुई जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो पाओ। ठीक है, RH का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, मतलब जो आपका वैल्यू होता है वो यही है। ठीक है, इसको याद रखना। ऑल्सो एक बात और कि अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि भाई लेट से 3 से कुछ 1 पे कूद रहा है, ठीक है, तो कितने तरीक़ों से कूद सकता है? या तो ऐसा हो कि भाई डायरेक्टली 3 से 1 पे आ जाए, या फिर 3 से 2 पे आए, और फिर 2 से 1 पे आए, है ना। तो भाई तुम्हें ये जितनी लाइन्स दिख रही है ना, 1 2 3, ये जितनी लाइन्स हैं, हम इन लाइन्स को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसके लिए सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला ये है, L = Δn × Δn + 1/2। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, हमें पता है ना, हमने आपके सामने भी निकाला कि 3 से लेके 1 पे जब आप कूदोगे तो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आएंगी? 3 आएंगी। इसको हम प्रूफ करते हैं, सुनते जाना। L = देखो Δn का मतलब क्या हो गया यहाँ पे भाई, 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है, और Δn + 1 यानी कि 2 + 1, ठीक है, अपॉन 2 है तो अपॉन 2 कर दो, कितना आया? 3 आ गया। 2 से 2 मर गया, 3 आ गया, है ना। तो चेक कर लिया आपने, आंसर हमारा सही आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, इसको आप याद रखना। ठीक है, Δn क्या है? कुछ नहीं है भाई, डिफरेंस है। 3 से 1 पे कूदा, डिफरेंस ले लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान से, है ना, कि एक बात समझना, एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, शाबाश, गन। अब सुनो, देखो n = 4 से n = 1 कूदा, है ना, तो भाई यहाँ से ना कुछ एनर्जी निकलेगी, है ना। तो भाई उस एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज, मतलब ये बेसिकली वो एनर्जी है ना, कि एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इक्वल्स टू, मतलब हमारे केस में 4 से हमने 1 को दाया ना, तो इसलिए 4/1 मैंने यहाँ बोला। ठीक है, अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 Z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। फिर से n1 इज व्हाट, जहाँ पे कूदा, देखो 4 से 1 कूदा यानी कि n1 हमारा हो जाएगा 1 और n2 हमारा हो जाएगा 4 इन आवर केस, जो मैंने आपको अभी समझाया। क्लियर है? आगे चलते हैं। डी ब्रोई हाइपोथेसिस, बहुत ही सिंपल सा हाइपोथेसिस, ध्यान सुनना। लैम्डा = h/p, और मैं p को मैं बोलता हूँ मोमेंट mv। क्यों? तो यहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, और p इज व्हाट? मोमेंटम। ये मोमेंटम का भाई फॉर्मूला होता है p = mv। ठीक है, यहाँ पे m जो है हमारा वो है मास, ठीक है, v हमारा है वेलोसिटी, और यहाँ पे h क्या है? 6.16 × 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हमें इसका एक और सेल है, क्या मैं यहाँ पे ना mv को लिख सकता हूँ √2m के। ठीक है, तो लैम्डा = h/√2m के। यहाँ पर जो k है वो है काइनेटिक एनर्जी, और ध्यान से काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ q × v। ठीक है, तो भाई यहाँ पे q हमारा चार्ज है और v हमारा है वोल्ट। क्लियर, समझ गए? और अच्छा, ये जो है कैपिटल v है, ध्यान से, ये स्मॉल v से तुम कंफ्यूज मत हो जाना, v इज द कैपिटल v। आगे चलते हैं, c का बात करते हैं।
2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, डेफिनेटली आपको याद करना पड़ेगा एज इट इज। और अगर आपसे सवाल आया डायरेक्टली, है ना, कि भाई वहाँ पे आपसे इलेक्ट्रॉन की बात करें कि जो भी चीज़ हो रही है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो रही है, डायरेक्टली अब ये वाला सवाल लगा, ये वाला आप क्वेश्चन लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू 12.24 अपॉन अंडर रूट वी। वी कौन सा है भाई, ये वोल्ट वाला वी है। क्लियर है, समझ गए, शाबाश। ये आएगा एंगस्ट्रॉम के अंदर, या फिर आप इस चीज़ को ये भी लिख सकते हो अंडर रूट 150। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बोलता क्या था भाई, सुनते जाना। इट ऑलवेज सेज कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एज अ स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर एक इतनी छोटी सी बॉडी है जो एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक बार में उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ में नहीं बता सकते। ये बोलता था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। काम की बात नहीं है, काम की 4 फॉर्मूलाज हैं, ध्यान सुनो। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ध्यान से सुनो, एच अपॉन 4 पाई का जो फॉर्मूला जो वैल्यू होता है वो होता है ये 0.52 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, और डेल्टा एक्स इज व्हाट, पोजीशन, डेल्टा पी इज व्हाट, मोमेंटम। क्लियर, मतलब चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन पोजीशन। अच्छा, ध्यान से, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेसिकली डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूँ, मतलब देखो सुनो, डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी। ठीक है, तो मैं इसको उठा के अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो भाई क्या मेरे को मिलेगा, डेल्टा वी, और क्या बोलते हैं जो एम आएगा वो यहाँ पे आ रहा था, बट एम हमने उठा के यहाँ डाल दिया। समझ गया ना बात को, मतलब इतना तो समझ सकते हो तुम। तो ये बेसिकली एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और यहाँ पे एम क्या है, मास इन केजी है। क्या है, केजी के अंदर मास है। बहुत बढ़िया। एक और, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। कुछ चीज़ आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड है। आगे चलते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या बोलते हैं, ये हमारा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, आपको बेसिकली याद ही करनी है, तो मैं इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, समझ आना आराम से। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नथिंग बट, सुनो, तुम्हारे पास एक मेटल है, मैंने कहा हाँ जी मेटल है, मैंने इसके ऊपर मेरे भाई एक एनर्जी डाली, तो उस एनर्जी के चक्कर में ना इस मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसकी सरफेस के ऊपर। जैसे कि लेट्स से ये समझो मेटल है, ये एक एनर्जी आई, ठीक है, तो एक इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था ना वो ऊपर आया, अभी बाहर नहीं निकला, वो जस्ट इसके सरफेस पे आ गया। ठीक है, और फिर जब सरफेस पे आ गया उसके बाद ये, और थोड़ी सी मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी और दी तो ये बाहर निकल के कूद गया। ठीक है, अब समझना क्या होता है। अब मैं इस एनर्जी को तोड़ रहा हूँ, मैंने जो एनर्जी दी है ना, दैट इज ई। ठीक है, और जिस एनर्जी की वजह से ये अंदर से कूद के सरफेस तक पे आया है ना, उसको मैं बोलता हूँ दिस फाई इज व्हाट वर्क फंक्शन। ठीक है, कि अंदर से कूद के सरफेस तक आने पर जितना एनर्जी आपको चाहिए होता है, दैट इज वर्क फंक्शन। ठीक है, और यहाँ से बाहर कूदने के लिए हमें चाहिए एक काइनेटिक एनर्जी, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स। समझ गए बात को, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया। ठीक है, फाई को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ओके, अच्छा, अब ऑब्वियसली ई इक्वल्स टू एच न्यू हमने ऊपर पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था भैया, चेक करो, ई इक्वल्स टू एच न्यू, चेक कर लो। ठीक है जी, तो कहाँ गया, यस, हाँ, ई इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, एंड ऑब्वियसली वर्क फंक्शन भी एक एनर्जी ही है ना, इसलिए मैं बोलूँगा एच न्यू नॉट। अच्छा भाई, न्यू नॉट क्यों है, बिकॉज ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए भाई मैंने वी मैक्स लिखा है यहाँ पे। बढ़िया। अच्छा, मैं म्यू को लिख सकता हूँ सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे एस सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ सवाल में आपसे बोलेगा कि भैया फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब तुम लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, कुछ नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके अंदर अगर आपने काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल दी, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और कि भाई एनर्जी आ रही है, अगर मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। यानी कि बेसिकली होता है कि एनर्जी आ रही है, इसमें भाई लेट से 5 फोटॉन्स है, 5 फोटॉन से भाई 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इंटेंसिटी अगर मैंने बढ़ाई तो उसका मतलब क्या है कि भाई फोटॉन्स ही बढ़े, 5 से अब 10 हो गए हैं, अब 10 फोटॉन्स आ रहे हैं तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर है, समझ के बात को, शाबाश। तो भाई मैंने बेसिकली यहाँ पे यही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अगर मैंने इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब ये एनर्जी है, ये एनर्जी आ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी इसकी, तो जितनी तेजी से जो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेंगे वो बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़िया, कुछ पॉइंट से याद रखने हैं। आगे चलते हैं, लास्ट चीज़ है क्वांटम नंबर। क्या है, बहुत ईजी सा है, सुनना। 4 होते हैं, कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एन, इसको हम बोलते हैं एल, इसको एम और इसको एस। अब सुनो बहुत ध्यान से। एन आपको क्या बताता है, इट टेल्स कि जो इलेक्ट्रॉन है ना
वो कौन से शेल के अंदर है, या फिर कौन से ऑर्बिट के अंदर है, या फिर कौन से एनर्जी लेवल के ऊपर है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना बचपन में कि KLMN शेल होते हैं, किसके अंदर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एल क्या बताता है कि उस शेल के अंदर भी ना, सुनना, उस शेल के अंदर भी कौन से सब शेल के अंदर है, या फिर कौन से सब ऑर्बिटल के अंदर है, या फिर कौन सी सब एनर्जी लेवल के अंदर है। मैं समझाऊंगा, डरो मत, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि कौन से ओरिएंटेशन में, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बैठा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, वो लेटा हुआ है, वो क्या करके आ रहा है इस टाइम, ठीक है, कौन से ओरिएंटेशन में है, ठीक है। ऑल्सो स्पिन क्वांटम नंबर विल टेल यू कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। इतना सा बात है। अब ध्यान से सुनना, देखो, अगर n मेरा 1 है, यानी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा 1 है, तो भाई वो है K शेल में, वो क्या, इलेक्ट्रॉन। अगर मेरा n 2 है, तो भाई मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो L शेल में है। अगर 3 है, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो M शेल में, इस तरह से। क्लियर। अच्छा, ध्यान से, अब जो L होता है वो वैरी करता है 0 से लेके n-1, यानी कि अगर मैंने आपको बोला कि n = 3 है ना, तो जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से सबशेल में हो सकता है, उसकी संभावना कौन से सबशेल में होने की है, दैट इज अगर मेरा, रुक जाओ, अगर मेरा n = 3 है, लेट से मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, तो भाई क्या हो सकता है, 0 1 2। चेक करो, क्यों, बिकॉज L कैन बी 0 से लेके n-1, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, राइट। n-1 इज 3 - 1 = 2, तो भाई 2 मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा है। क्लियर है, बात समझ गए, शाबाश, बहुत बढ़िया, हीरो यार तुम। आगे चलते हैं। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, अगर L आपका 0 आ रहा है देन इट इज S, अगर 1 आ रहा है तो इट इज P, अगर 2 आ रहा है तो D, अगर 3 आ रहा है F, अगर 4 आ रहा है तो G। ऐसे आगे बढ़ते जाना, सिंपल। आगे चलते हैं। अब सुनो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे आता है, m = -L2 + L, यानी कि अगर लेट्स से मेरा जो L है वो है 1 है, ठीक है, तो भाई -1 0 और 1 ये तीनों हो सकते हैं L। बात समझ में आती है, आगे चलते हैं। अच्छा, S क्या होता है, S इज ऑलवेज +-2, ठीक है, S = +-2, दैट्स इट। प्लस को कहा जाता है क्लॉकवाइज, -1/2 को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, एंड वाइस वर्सा, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। बुक्स में जनरली +1/2 को बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद रखना, सिंपल। आगे चलते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान सुनो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, mvr = nh/2π, सिंपल, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तुमसे पूछा, ठीक है, बट फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर L, तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं है, √ में L × L + 1 × h/2π। आगे चलते हैं, सॉरी, रेडियल नोट्स की बात करते हैं, ठीक है, इसके अंदर रेडियल नोट्स पूछे जाते हैं, तो इट इज n - L - 1, ठीक है, ओके। और क्या बोलते हैं, हाँ, एंड इसके अंदर स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा, तो वो क्या होता है, √s × s + 1 × h/2π, मतलब ये और ये लगभग सेम है, बस आपको L की जगह S डालना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर S क्या है, S इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन दैट स्पीशी, S इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दैट स्पीशी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे तुमसे पूछेगा टोटल ऑर्बिटल्स कितने, n² होते हैं, आपको ये ना बेसिकली चीज़ें याद ही करनी है यार, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2n², बिकॉज एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके ओके, हाँ, अब सुनो, टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, 2l + 1, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 × 2l + 1, ठीक। ऑब्वियसली L और N के हिसाब से अलग अलग होते हैं, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। एंगुलर नोट्स तुमसे पूछेंगे, कुछ नहीं होता भाई, M के अंदर एंगुलर नोट्स होते हैं L मतलब भाई, अरे यार ये वाले एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्लियर है। आगे चलते हैं। टोटल स्पिन ± n/2 है ना, व्हाट इज n हेयर, एक सेकेंड, हाँ, ओके, टोटल स्पिन इज बेसिकली, हाँ, अच्छा, n यहाँ पे क्या है, दिस इज n एजीमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी में पूछा जाएगा, सिंपल, 2s + 1, और यहाँ पे s क्या होता है, n/2, सिंपल है। आई रियली होप कि तुम्हें वाली चीज़ समझ में आई होगी यार, और वाला चैप्टर मैंने बहुत ही जल्दी कोशिश करी है खत्म करने की। हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तुम भाई पढ़ाई करते रहना, तुम कुछ भी कर सकते हो जीवन के अंदर, फुल ताकत से पढ़ाई करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आता रहूँगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, शाबाश, तुम भाई कुछ भी कर सकते हो, बाय।